जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का घटना चक्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है जो ऑफिशियल चैनल है। ठीक ना। तो आते हैं हम लोग घटना चक्र की इस बुक को जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, घटना चक्र की 2023 की पॉइंटर, जिसमें सामान्य अध्ययन पूरा दिया गया है। और सामान्य अध्ययन में जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो आईएएस के क्वेश्चन हो या पीसीएस के क्वेश्चन हो या फिर अनदर एग्जाम के आरओ एआरओ जो भी हो, ठीक ना, तो उसको पॉइंट के रूप में पूरा पिरो दिया गया है इस बुक में। लेकिन हमने क्या किया है, हमने इस बुक का पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म में चेंज कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक ना। और मेरा नाम है नवीन कुमार। तो मैं आप लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक विकास ये वाला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। तो इसको आज हम लोग एक नया टॉपिक क्या, हम लोग बैंकिंग डिस्कस कर रहे थे और बैंकिंग में एक पार्ट हम आपको दे चुके हैं, ये दूसरा पार्ट होगा। फिर बैंकिंग के बाद हम कोई दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आते हैं भाई, बैंकिंग का जो टॉपिक चल रहा था उस बैंकिंग के टॉपिक में एक जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंक में गैर निष्पादित संपत्तियों, एक गैर निष्पादित संपत्ति क्या है, तो एनपीए जिसे कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसका नाम सुना होगा। बैंकों के लिए एक काफी ज्यादा एक चिंता का विषय बना हुआ है कि लगातार वर्तमान में एनपीए का लगातार बढ़ता, बैंकिंग के ऊपर लगातार बढ़ता दबाव एक बड़ा कारण है। ठीक ना। तो एनपीए क्या होता है, एनपीए जब बैंक किसी को उधार देते हैं, उधार दिए लेकिन उनको जो है उनका मूलधन या ब्याज 90 दिनों के भीतर जब ना मिल पाए, तो ऐसे जो होंगे उसी को हम एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कहते हैं, गैर निष्पादीय संपत्तियां कहते हैं या परिसंपत्तियां कहते हैं। ठीक ना। तो वही कह रहा है कि ऐसे ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है, और यह मुख्य रकम और ब्याज की वसूली 90 दिन के भीतर नहीं होती है, 90 डेज, ठीक ना, तो उसी को एनपीए कहा जाता है। आपसे मैं बताते चलूं कि सुनील मेहता एक समिति गठित की गई थी और इसी समिति के सिफारिश पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, प्रोजेक्ट सशक्त। यह प्रोजेक्ट जो सशक्त है, यह एनपीए की समस्या को एड्रेस करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो इतना कुछ आपको याद रखना है। पहला कि जो एनपीए होता है यह आपका एक गैर निष्पादीय परिसंपत्तियां होती हैं या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। दूसरा, 90 दिनों के भीतर जो बैंक ऋण देता है उसका मूलधन अगर ब्याज ना मिल पाए तो उसी को हम एनपीए कहते हैं। ठीक ना। सुनील मेहता समिति गठित की गई थी और इन्हीं के सिफारिश पर प्रोजेक्ट सशक्त लॉन्च किया गया था जो एनपीए की समस्या को हल करने का प्रयास किया। इतना कुछ हमने इसमें जाना। फिर आते हैं, देखते हैं। फिर कह रहा है कि बाजार ऋणदान, ट्रेजरी बिल, भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां उपर्युक्त में से आंतरिक ऋण के घटक हैं। तो ये तीनों हैं आंतरिक ऋण के, ये तीनों घटक हैं। ठीक ना दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वित्तीय सम्मिलन, ये वित्तीय समावेशन कहें या वित्तीय सम्मिलन, फाइनेंशियल इंक्लूजन कह सकते हैं, को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक ना। अब सुनना जरा कि योग्य विद्यार्थियों को विशिष्ट साख पत्र जारी करके, फिर कह रहा है कि निम्न आय वर्ग के लोगों को शून्य अथवा न्यूनतम अवशेष से बैंकिंग सेवाएं तथा कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके। तो ये सभी ऑप्शन सही है जिसके माध्यम से वित्तीय सम्मिलन को प्रोत्साहन दिया जाता है। वित्तीय सम्मिलन या फिर कहें कि हम जो है ये वित्तीय समावेशन जो होता है, जैसे कि जो गरीब होते हैं, जो निर्धन होते हैं, जो हाशिए के अंतिम पायदान पर होते हैं, उनकी बैंकिंग तक अप्रोच लाना या फिर उनको रोजगार तक पहुंच देना। ठीक ना। तो वही वित्तीय समावेशन कहलाता है। तो ये सब पॉइंट्स आपके इसमें इंक्लूड होंगे। वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक हैं। वित्तीय समावेशन, देखिए फिर क्वेश्चन पूछा गया वित्तीय समावेशन को लेकर। तो वित्तीय समावेशन, जो व्यक्ति गरीब है, निर्धन है, हाशिए के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, ठीक ना, ऐसे व्यक्तियों को जब हम बैंकिंग अप्रोच दे देते हैं, बैंकिंग तक पहुंच दे देते हैं, तो उसी को वित्तीय समावेशन कहा जाता है। ठीक है। तो वित्तीय समावेशन में कह रहा है कि क्या एक बाधक तत्व है। बाधक मतलब कि अगर बैंकिंग सेवाएं कम होंगी, शाखाएं, तो भी यह बाधक तत्व के रूप में दिखाई देगा। या फिर जो गरीब है, ठीक ना, उसमें निरक्षरता होगी, कुल मिला जुलाकर जागरूकता की कमी होगी, या साक्षर ना हो, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है एक वित्तीय समावेशन में प्रक्रिया में बाधक होगा। ठीक है। तो ये सब सारी चीजें, जैसे निम्न आय, यह भी कहीं ना कहीं बाधक होगा, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, ये सब सारी चीजें वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में बाधक होते हैं।
वित्तीय समावेशन जैसे बैंकिंग शाखाओं को बढ़ाया जाता है। भुगतान बैंक का आपने नाम सुना होगा, जो नचिकेता मोर समिति की सिफारिशों के आधार पर उसका एक प्रकार से स्थापना की गई थी, ठीक ना, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग अप्रोच बढ़ाई जा सके। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम आपने सुना होगा, सहकारी बैंकों का नाम सुना होगा आपने। तो ये सब सारी चीजें, या फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना लाई गई थी 28 अगस्त 2014 को, तो वो तो वित्तीय समावेशन का सबसे अच्छा उदाहरण कह सकते हैं, ठीक ना। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता उसका आदर्श वाक्य था। तो अभी अभी देखिए, इतने समय सितंबर चल रहा है, तो अगस्त में ही 8 साल बीते। तो 8 साल में एक रिपोर्ट आई, आपसे मैं बताऊं कि इतनी अच्छी रिपोर्ट थी कि उस स्थिति में इतने समय उस प्रधानमंत्री जनधन खाते के तहत 46 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इतना ही नहीं, 67% जो ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल क्षेत्र, इसको कवर किया जा चुका है। इतना ही नहीं, 56% जो महिलाएं हैं उनको भी वित्तीय या फिर कहें कि जो है बैंकिंग तक उनकी अप्रोच की जा चुकी है ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। इसलिए मैं उसको कोरिलेट कर रहा हूं, क्योंकि जो है ये वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया से रिलेट कर रहा है। तो बाधक निम्न आय चाहे हो, या फिर बैंकिंग शाखाओं की कमी हो, या फिर जो है निरक्षरता हो, या फिर करप्शन हो, ठीक ना, या फिर अवसंरचनाओं का अभाव हो, ये सभी सारी चीजें वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में बाधक होंगी। फिर क्या है कि वित्तीय समावेशन पर संस्तुतियां दी गई ये रंगराजन समिति के द्वारा, इसको आप नोट डाउन करिएगा, ठीक है ना। रंगराजन समिति का गठन किया गया तो बैंकिंग सुधार से भी संबंधित है, बैंकिंग सुधार, ठीक ना भैया। तो इतना चीजें। फिर क्या है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इन बैंकों की स्थापना की सिफारिश की थी नचिकेता मोर समिति ने। देखिए, नचिकेता मोर, अभी मैं पहले ही क्वेश्चन में इसको बताया कि नचिकेता मोर समिति ने कहा कि भाई वित्तीय समावेशन करना है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग अप्रोच देनी है, तो उसके लिए भुगतान बैंक। ये भुगतान बैंक क्या होता है? भुगतान बैंक जो परिवार, ग्रामीण परिवार हैं, ग्रामीण परिवारों में बैंकिंग अप्रोच देना, उनको ऋण देना, मुहैया कराना, ठीक ना, ये भुगतान बैंक का काम है। ये वाला, ये जो भुगतान बैंक आपका है, भुगतान बैंक, ठीक ना। इसके अलावा जो असंगठित क्षेत्र है, असंगठित जैसे रेहड़ी पटरी पे लगाने वाले दुकानदार हो गए, ठीक ना, या फिर जो है मजदूरी करने वाला व्यक्ति हो गया, या फिर जो है घर में पोछा लगाने वाली एक औरत हो गई, असंगठित क्षेत्र। तो असंगठित क्षेत्र का अगर कोई व्यक्ति है, उसको ऋण चाहिए, तो भुगतान बैंक उसको आसानी से ऋण उपलब्ध करवा सकता है। तो उसी के लिए नचिकेता मोर समिति ने सिफारिश की कि भुगतान बैंक होना चाहिए, ताकि वित्तीय समावेशन या वित्तीय समावेशन जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको बढ़ाया जा सके। सो इसको आरबीआई ने स्वीकार किया और फिर स्थापित भी किया गया, ठीक ना। तो ये आपका पहला था, ये वाला। वित्तीय समावेशन का क्या उद्देश्य होता है? तो बैंकिंग अधोसंरचना को उद्देश्य नहीं है, ये पूछ रहा नहीं है, ध्यान में रखिएगा। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है तो बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। भैया, बैंकिंगों का जो शाखाएं होती हैं बैंकिंग की, उसको बढ़ाया जाता है, ठीक ना, ताकि लोगों तक बैंकिंग पहुंच हो सके। लेकिन जब सिकोड़ देंगे तो जायज है कि उससे तो हट जाएगा ना, लोग बैंकिंग अप्रोच से लोग हट जाएंगे, तो कहां पे ये वित्तीय समावेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन, स्वाभिमान नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वाभिमान, आपको बताते चलूं कि वर्ष 2011 में इसको प्रारंभ किया गया था, सोनिया गांधी के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था, ठीक ना। वही कि जो निर्धन व्यक्ति हैं, निर्धन व्यक्तियों तक बैंकिंग अप्रोच देने के लिए ये स्वाभिमान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसको वित्त मंत्रालय और भारतीय बैंक संघ के द्वारा शुरू किया गया था। इतना कुछ आपने इसमें जाना, ठीक ना। तो इसको अगर पूछे कि कौन इसको जो है शुरू किया था, तो वित्त मंत्रालय, और इसके अलावा आपका भारतीय बैंक संघ, इसने इसको शुरू किया था। तो इतना कुछ हमने इसमें जाना। फिर क्या है कि भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना संबंधित है ग्रामीण बैंकिंग से, वही वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। कभी कभी समाचारों में आने वाला बिटकॉइन, ये बिटकॉइन क्या है सुनना जरा। बिटकॉइन के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो बिटकॉइन एक प्रकार की आभासी मुद्रा है, एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा कह सकते हैं, एक प्रकार की वर्चुअल करेंसी इसको कह सकते हैं, ठीक ना। जो
कंप्यूटर नेटवर्क होता है, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से ये जुड़ी हुई होती हैं और बिना मध्यस्थता के, आपसे मैं बताऊं कि बिना मध्यस्थता के ये जो बिटकॉइन होती है वह ट्रांसफर की जा सकती है, ठीक ना, खरीदी और बेची जा सकती है। यही आपका बिटकॉइन है। बिटकॉइन एक ऐसी चीज है जो मुद्रा ही है, ठीक ना। वर्ष 2022-23 का जो लेटेस्ट बजट है, 2022-23 का बजट, इसमें क्या किया गया कि बिटकॉइन पर सरकार ने कितना टैक्स लगा दिया है, 30% का टैक्स लगाया हुआ है। अगर मैं कहूं कि बिटकॉइन का जन्मदाता कौन है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, बिटकॉइन का जन्मदाता, तो सुनना जरा। बिटकॉइन की शुरुआत जो है वह है वर्ष 2008-9 में शुरू की गई, ठीक है ना। इसके जन्मदाता को अगर हम कहें तो जन्मदाता सातोशी नाकामोटो, ठीक है ना, सातोशी नाकामोटो, ये इनके जो है जन्मदाता थे। 2008-9 में ये शुरू की गई। एक प्रकार की आभासी, एक प्रकार की डिजिटल, एक प्रकार की वर्चुअल करेंसी है बिटकॉइन, ठीक ना, बिना मध्यस्थता के संचालित होती है। इतना ही नहीं, परंपरागत मुद्राओं में इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। आजकल इसमें काफी तेजी से लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, सरकार ने मान्यता भी दे दी है और 30% का इस पे टैक्स भी लगाया हुआ है। इतना कुछ आपने इसमें जाना। खैर, स्लाइड में क्या दिया है इसको पढ़ते हैं। बिटकॉइन के पते वाला कोई भी व्यक्ति, बिटकॉइन के पते वाले किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइन भेज सकता है, ठीक ना। जैसे मेरा भी खाता बिटकॉइन का है, आपका भी खाता है, तो आप में मैं भेज सकता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं जानकारी होगी कि आप में मैं भेज रहा हूं, ठीक ना। मुझे आपके विषय में कोई जानकारी नहीं होगी, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। कोई भी खाते के विषय में किसी को जानकारी नहीं होगी, ठीक है। या उससे प्राप्त कर सकता है। इसकी ऑनलाइन अदायगी दोनों तरफ से किसी भी तरफ की पहचान बिना जाने की जा सकती है। ये आपका बिटकॉइन है, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है नया क्वेश्चन कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के बारे में बात कर रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी, 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इतना आपको इसमें जानना है। लेकिन LIC के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। एक्चुअली पहले क्या था कि पहले यहाँ पे भारत में प्राइवेट प्लेयर वो बीमाएं करते थे, ठीक है ना। लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां थी वो बीमाएं करती थी, भ्रष्ट होती थी, पैसे लेकर भाग जाती थी। कहीं ना कहीं जो एक सोशल हित था, सामाजिक सुरक्षा, वो प्रभावित होता था। ऐसे में सरकार ने सोचा कि अगर हम LIC का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो भारत में LIC जो है, भारतीय जीवन बीमा निगम, उसका जो है रजिस्ट्रेशन किया गया, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। सो ये भारत की अपनी जो है केंद्रीय संस्था कहलाई बीमा के मामले में, ठीक ना। ये मैं आपको ये भी बताते चलूं कि इसका जो उद्देश्य है, एक तो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, सामाजिक सुरक्षा, ये सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा अच्छा ये बताइए कि जब आप LIC में खाता, LIC में फंडिंग करते हैं, ठीक ना, LIC से जुड़ते हैं, तो आप LIC को जो है प्रीमियम देते हैं। जैसी भी स्कीमें हो तो आप LIC को प्रीमियम देते हैं। उस स्थिति में LIC के पास तो ढेरों सारे बचत हो जाएंगे ना, आपके लोगों की बचत इकट्ठा हो जाती है। तो इस बचत का करेगा का, तो सरकार की नजर में जो LIC है यह एक प्रकार की निवेशक संस्था है, एक प्रकार की निवेशक संस्था है, ठीक है ना। सरकार की नजर में वित्तीय क्षेत्र में या फिर कहें कि जो है पूंजी बाजार में एक बेहतर अंग के रूप में LIC दिखाई पड़ती है। LIC का प्रमुख उद्देश्य है कि सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्र के निर्माण और राष्ट्र के विकास में काम करना, ये LIC का प्रमुख उद्देश्य है। तो इतना कुछ हमने LIC के विषय में जाना। फिर आते हैं, फिर देखते हैं भाई क्या है। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है गर्म मुद्रा, हॉट मुद्रा। देखिए मैं बताऊं ना कि सिर्फ हार्ड मुद्रा ही नहीं जानना है, बल्कि कुछ मुद्राएं ऐसी होती हैं जो हार्ड मुद्राएं कहलाती हैं। हार्ड भी मुद्रा पूछा गया है, सॉफ्ट मुद्रा भी पूछा गया है। सॉफ्ट मुद्रा क्या होती है, इसको लेकर भी पूछा गया है। ये हार्ड मुद्रा क्या होती है? हार्ड मुद्रा जो वित्तीय क्षेत्र होता है, पूंजी क्षेत्र, पूंजी बाजार का जो क्षेत्र होता है, इसमें एक ऐसी करेंसी जो आसानी से पलायन होने की प्रवृत्ति रखती हो। जैसे शेयर बाजार में आप विदेशी मुद्राओं को देखते होंगे, ठोकना, ठीक ना भैया। तो वो चीजें आपका गर्म मुद्रा या हॉट मुद्रा कहलाती हैं। एक ऐसी मुद्रा जो वित्तीय क्षेत्र में, जो पूंजी बाजार में आसानी से या शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति रखती हो, ठीक ना, जैसे शेयर मार्केट वगैरह हो गया। इसमें ध्यान में रखिएगा एक चीज ये है कि अल्पकाल के लिए आपको लाभ मिलेगा,
ठीक ना, अल्पकाल के लिए लाभ मिलेगा, अल्प लाभ नहीं, अल्पकाल के लिए लाभ मिलेगा। ये मुद्रा गर्म मुद्रा कहलाती है। हार्ड मुद्रा क्या होती है? हार्ड मुद्रा एक ऐसी मुद्रा जो वित्तीय बाजार में, एक ऐसी मुद्रा जो पूंजी बाजार में, वित्तीय बाजार में मांग अधिक हो लेकिन पूर्ति कम हो। जैसे आप अमेरिकी डॉलर देखते होंगे, ब्रिटिश पाउंड देखते होंगे, यूरो देखते होंगे, ये सब क्या है? ये सब हार्ड मुद्रा है, ठीक है ना। एक ऐसी मुद्रा जिसकी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार में डिमांड ज्यादा हो, मांग ज्यादा हो, लेकिन आपूर्ति क्या हो? कम हो, ऐसी मुद्रा हार्ड मुद्रा कहलाती है। इसको दुर्लभ मुद्रा भी कहते हैं। क्लियर? सुलभ मुद्रा या सॉफ्ट मुद्रा। सॉफ्ट मुद्रा क्या है कि एक ऐसी मुद्रा जो वित्तीय बाजार में आसानी से उपलब्ध हो, जिसकी मांग कम हो, ऐसी मुद्रा क्या कहलाती है? सॉफ्ट मुद्रा। तो इतना कुछ, जैसे भारतीय रुपया है, सॉफ्ट मुद्रा है, ठीक है ना। तो इतना कुछ हमने इसमें जाना। फिर क्या है कि भारत में भारतीयों द्वारा 1981 में स्थापित हुआ एवं उनके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक, एक कौन था? सीमित देयता का प्रथम बैंक अवध कमर्शियल बैंक। अब मैं आपको बताऊं कि अवध कमर्शियल बैंक आप ऐसे रटेंगे तो नहीं हो पाएगा। आपको इसके साथ साथ आपको पंजाब नेशनल बैंक को भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रबंधन से रिलेट कर रहा है ना, प्रबंधन से रिलेट पंजाब नेशनल बैंक को भी पूछता है, प्रबंधन और स्वामित्व से रिलेट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भी पूछता है। तो तीनों को थोड़ा सा समझ लेंगे सो डाउट पूरा दूर हो जाएगा। अब सुनना जरा, इसको मैं इरेजर कर देता हूं। अब सुनना जरा, ये जो अवध कमर्शियल बैंक है, ये वाला 1881 में ये स्थापित हुआ। अगर मैं ये कहूं कि एक कोई बैंक है, ठीक है ना, तो इस बैंक में 10 लोग काम कर रहे हैं, और 10 लोगों में 5 लोग भारतीय हो गए और 5 लोग विदेशी हो गए। तो जो 5 लोग हैं, तो कहा जा रहा है कि इसी को कहा जा रहा है कि पहली बार भारतीयों को किसी बैंक में प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया, या भारतीयों द्वारा प्रबंधित होने वाला पहला बैंक कौन था? अवध कमर्शियल बैंक। लेकिन देखिए, इसमें भारतीय हैं प्लस विदेशी भी हैं, और साथ साथ इसमें जो पूंजी है ये टोटल का टोटल विदेशियों की है, ब्रिटिशर्स की है। ये ब्रिटिशर्स की ही बात हो रही है भैया, लेकिन भारतीयों को कुछ शामिल किया गया, इसलिए कहा गया कि वह कौन सा पहला बैंक था जिसमें भारतीयों ने प्रबंधन किया पहली बार? अवध कमर्शियल बैंक। लेकिन यहां पर अगर मैं ये कहूं कि 10 लोग हैं, 10 लोग प्रबंधन का काम कर रहे हैं, और 10 लोग अगर भारतीय हो जाएं, ये 10 लोग अगर भारतीय हो जाएं, तो ऐसा बैंक कैसे पूछेगा क्वेश्चन कि वह कौन सा बैंक था जिसमें पूर्ण रूप से प्रबंधन का काम भारतीयों ने किया? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक ना। 1895 में ये स्थापित हुआ, 1895 में। तो इसी का प्रबंधन पूर्ण रूप से भारतीयों ने किया, क्योंकि जितने भी प्रबंधन में पार्टिसिपेट कर रहे थे टोटल का टोटल भारतीय ही थे। लेकिन अभी इसकी जो पूंजी है वो विदेशियों की ही है, ठीक ना। इसकी पूंजी अभी विदेशियों की। जैसे एक घटना चक्र है, तो घटना चक्र मान लीजिए कि घटना चक्र का ओनर कोई और है, स्वामी कोई और है, लेकिन मैं कहूं कि मैं मैनेजमेंट देख रहा हूं, तो अभी मैं मैनेजमेंट देख रहा हूं, ठीक ना, मैं ओनर नहीं हूं, इसमें पैसा कोई और लगाया है। हाँ, मैनेजमेंट वाला काम, प्रबंधन वाला काम मैं देख रहा हूं। तो ऐसा नहीं कि ये मेरी कंपनी है, ठीक ना, ऐसा नहीं है। तो ये देखिएगा जरा, तो कुल मिला जुलाकर पूर्ण भारतीयों के द्वारा जो प्रबंधन किया गया था वो पीएनबी का किया गया था। लेकिन अगर मैं कहूं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसको सुनना जरा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसमें क्या है? तो इसमें पहली बात तो इसको पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया, पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा, भारतीयों का स्वामित्व वाला पहला बैंक था, भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1911 ए। तो इतना कुछ हमने इसमें जाना, ठीक है ना भैया। फिर आते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, ये देखिए, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, इरडाई या इरडा इसे कहते हैं, ठीक ना। एक्चुअली एक बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण होता है और एक सेबी होती है, एक इरडा होता है और एक सेबी होती है, एक शेयर मार्केट होता है और एक बीमा क्षेत्र होता है। तो बीमा जो क्षेत्र है, जैसे कि LIC हुआ, GIC हुआ, ठीक है ना,
तो अब जो बीमा क्षेत्र की कंपनियां हैं इनको रेगुलेट करना है, तो सवाल है कि इसके लिए कोई संस्था होनी चाहिए ना जो रेगुलेट करे, जो कंट्रोल करे। तो कोई संस्था नहीं थी, तो एक समिति गठित की गई, मल्होत्रा समिति। सुनना जरा ध्यान से, मल्होत्रा समिति। इस मल्होत्रा समिति ने कहा कि बीमा कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए एक जो है शीर्ष संस्था होनी चाहिए। तो सरकार ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात, एक शीर्ष संस्था होनी चाहिए। तो इसी मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर क्या किया गया, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम लाया जाता है। सबसे पहले अधिनियम लाया जाता है, और यह अधिनियम कब लाया जाता है, 1999 में। सुनना ध्यान से, मल्होत्रा समिति ने डिमांड की कि बीमा कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए एक कोई शीर्ष संस्था होनी चाहिए। फिर क्या किया गया, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण एक्ट लाया गया, अधिनियम लाया गया 1999। फिर इसी अधिनियम के तहत इसकी स्थापना कर दी जाती है अप्रैल 2000 में। एक साल बाद इसकी स्थापना कर दी जाती है। 3 चरण है, पहला समिति, मल्होत्रा समिति, दूसरा अधिनियम लाया जाता है, ठीक है ना, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, ठीक है ना, 1999। फिर जो है इसकी स्थापना, इरडा की स्थापना कर दी जाती है वर्ष 2000 में। इतना कुछ हमने इसमें जाना। फिर सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया, क्या कि इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण, इरडा, ठीक है ना। फिर इरडा नियमन करता है बीमा कंपनियों को, वही सारी चीजें हैं। फिर आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, ये देखिए पूछ लिया कमेटी को बीमा क्षेत्र से, ठीक है ना। तो मल्होत्रा कमेटी, इसको आपको याद रखना है कि आर.एन. मल्होत्रा जो कमेटी थी, ठीक है ना, समिति थी, वो बीमा क्षेत्र से संबंधित थी। फिर बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, सुनना जरा, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण ये पूछ रहा है। फिर भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, ठीक ना, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण। फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम, ये यहां तक है। फिर कह रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना लागू करने में से घटित होने वाली घटना थी, घटित होने वाली, सर्वप्रथम घटित होने वाली। ये पूछ रहा है कि सर्वप्रथम इनमें से कौन सी घटना घटित हुई। तो पहला ए वाला यहां तक देखना, इसको अगर हम इरेजर करें अच्छे से तो इसको जरा देखना। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण या रजिस्ट्रेशन ये कब हुआ, तो वही 1956 में हुआ। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, ये यहां तक दूसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ये 1955, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कह दें या अधिनियम कह दें, वही एक ही बात है। तो ये जो है 1949, ठीक ना। फिर पहली पंचवर्षीय योजना, ये यहां से लेकर यहां तक है। पहली पंचवर्षीय योजना ये आपका 1951 से लेकर 1956 तक। अब आप देख लीजिए, कह रहा है कि सर्वप्रथम घटित होने वाली पहली घटना, ठीक है ना, कौन सी थी। तो 1949 में ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, इसको आप ट्रिक करेंगे तो यहां से क्वेश्चन पूछे गए। खैर यहां पे आपको डाटा याद करना पड़ेगा, कब चीजें इस्टेब्लिश हुई। आपको मैं बताते चलूं कि RBI एक्ट 1934 लाया गया था, उसको भी आपको याद रखना चाहिए। RBI एक्ट 1934 कोई दूसरी चीज है, और यह जो है आपका बैंकिंग विनियमन अधिनियम या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये दूसरी चीज है, ठीक है ना। रेपो दर, इतना कुछ हमने इसमें जाना। फिर रेपो दर को नियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। रेपो दर क्या होती है, रेपो दर तो जब RBI क्या करती है, वाणिज्यिक बैंक जो आप जहां खाता खुलवाते हैं, एक वाणिज्यिक बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो साख का सृजन करता है, आपके खाते खोलता है, आपको ऋण उपलब्ध करवाता है, ठीक है ना। ऐसे बैंक को वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। तो जब RBI के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण दिया जाए, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, जब RBI के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाए, उसी दर को, ठीक ना, क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। उसी दर को रेपो रेट कहते हैं। और इसका निर्धारण, इसको नियमित कौन करता है, वो RBI कहती है, वो RBI करती है। यहां एक चीज मैं आपको बताते चलूं कि RBI की मौद्रिक नीति होती है, ठीक है ना, मॉनेटरी पॉलिसी। एक फिजिकल पॉलिसी होती है जो सरकार के द्वारा जारी की जाती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी जो RBI के द्वारा जारी की जाती है। तो जो RBI के द्वारा जारी की जाती है उसमें ये सब सारी चीजें आती हैं। क्या चीजें आती हैं, सुनना जरा।
जो मौद्रिक नीति होती है, मौद्रिक नीति, ये मौद्रिक नीति दो प्रकार से संचालित की जाती है आरबीआई के द्वारा। एक तो मात्रात्मक रूप से और दूसरा गुणात्मक रूप से। ये मात्रात्मक गुणात्मक क्या है भाई? तो एक तो मौद्रिक नीति जो होती है, यह मौद्रिक नीति क्या करती है? ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, जो अर्थव्यवस्था है उसको संतुलित करने का प्रयास करती है, ठीक है ना। तो ये मौद्रिक नीति, तो मौद्रिक नीति का संचालन दो माध्यम से किया जाता है, एक मात्रात्मक, दूसरा गुणात्मक। मात्रात्मक जैसे बैंक रेट को जब आरबीआई इसके माध्यम से रेगुलेट करे, CRR कैश रिजर्व रेशियो के माध्यम से रेगुलेट करे, या फिर RR मतलब कि रिजर्व रेशियो से रेगुलेट करे, रेपो रेट से रेगुलेट करे, जब RRR मतलब कि रिवर्स रेपो रेट से रेगुलेट करे, तो ये सब मात्रात्मक SLR से रेगुलेट करे, SLR, ठीक ना। तो ये सभी चीजें आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक पार्ट हैं। वहीं गुणात्मक राशि की साख की राशनिंग हो गया, नैतिक इंपैक्ट, मोरल इंपैक्ट हो गया, तो ये सभी गुणात्मक में आते हैं। तो खैर जब हम आरबीआई पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो रेपो दर ये आरबीआई से संबंधित, विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करता है, ये आरबीआई करता है, ठीक है ना। इतना कुछ हमने इसमें जाना। अल्पकाल में ये देखिए, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे कहा जाता है वही रेपो दर, रेपो रेट, ठीक है ना। हमने बताया कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं जिस दर पर आरबीआई अल्पकाल के लिए उनको उधार देती है, ऋण मुहैया कराती है, उसी को रेपो रेट कहा जाता है। लेकिन रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को अल्पकाल के लिए ऋण दे दें, ठीक है ना, जब वाणिज्यिक बैंक जो है आरबीआई को ऋण देते हैं तो उसी को रिवर्स रेपो रेट ये देखिए दिया गया है। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं, वह दर जिस पर बैंक जो है रिजर्व बैंक को उधार देते हैं, ठीक है ना, जानी जाती है ARRR के रूप में, रिवर्स रेपो रेट के रूप में। ठीक भैया, इतना कुछ हुआ। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेतक है। बैंक दर में वृद्धि, सुनना जरा, अगर बैंक रेट में वृद्धि कर दी जाए तो जायज है कि जो बैंक रेट में वृद्धि की जाएगी तो वाणिज्यिक बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंक, इनके द्वारा जो भी रेट दिया जाएगा, जो भी ऋण दिया जाएगा उसका रेट ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो व्यापारियों के पास जायज है कि जब बैंक रेट ज़्यादा होगा तो वो ऋण नहीं लेंगे, दुकानदार ऋण नहीं लेंगे, किसान ऋण नहीं लेंगे, तो मार्केट में क्या है, तरलता हो जाएगी। तरलता मतलब कि मुद्रा की कमी हो जाएगी, तो जो मुद्रास्फीति थी वो अस्फीति में चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ है। तो बैंक दर में जब वृद्धि कर दी जाए तो क्या बात संकेत मिलता है? तो केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, महंगी मुद्रा नीति, ठीक है ना। तो यही चीजें हैं, इसका दूसरा रूप दे दिया है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति इसका जो है अनुसरण करता है। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर को घटाया जाए, अर्थव्यवस्था में ब्याज दर, बैंक रेट, इसको अगर घटा दिया जाए, मतलब कि जैसे ही अर्थव्यवस्था में ब्याज दर को घटाती है आरबीआई, तो क्या होता है, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो जो है कम दर पर व्यापारियों को, किसानों को, दुकानदारों को इनको ऋण उपलब्ध करवाते हैं। तो मार्केट में तरलता बढ़ जाएगी। मार्केट में जैसे तरलता बढ़ती है, डिमांड अपने आप बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ेगी, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, रोजगार बढ़ाना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था बड़े अच्छे से चलेगी, ठीक है ना। तो वही है कि अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। तो कुल मिला जुलाकर वही चीजें हैं कि जब ब्याज दर को कम किया जाएगा तो अर्थव्यवस्था में जो निवेश है वो आसानी से बढ़ जाएगा। भारत में सहयोग निधियों का नियमन कौन करता है? सेबी। शेयर मार्केट से भी सेबी रिलेट है पूरी तरह। सेबी अधिनियम पारित हुआ तो 1992 में पारित हुआ। देखिए जरा, सेबी की स्थापना 1988 में होती है, लेकिन सेबी अधिनियम 1992 में जब आता है तो इसी सेबी को वैधानिक दर्जा 1992 में मिलता है, ठीक है ना। अच्छा, सेबी के इतने समय अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच, ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं, इतने समय यही हैं। तो भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है कौन? भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड, ये सेबी,
ठीक ना। तो इतना कुछ हमने सेबी के विषय में जाना। सेबी का जानते रहिए कि जो मुख्यालय सेबी का है यह कहाँ पे है, यह मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई में। अच्छा, जो एडा था, जो बीमा की मुख्य जो है एक प्रकार से शीर्ष संस्था थी, उसका मुख्यालय हैदराबाद में था, ठीक ना। इतना कुछ हमने इसमें जाना। नेक्स्ट क्या है, भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने नियामक शक्तियां सौंपी हैं। वही सेबी करेगी ना सारी काम, शीर्ष संस्था है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष तो ये मार्च अप्रैल, पहले इससे था जून जुलाई था, जुलाई और जून था, ठीक ना। किसी कंपनी के डिबेंचर धारक को लेनदार कहा जाता है, ठीक ना, लेनदार। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण कौन करता है या किया जाता है, किसके द्वारा, वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ठीक ना। आरबीआई, इससे पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे तो आरबीआई के विषय में हमने बहुत सारी चीजें बताई हैं, चाहे उसकी स्थापना हो या उसकी जो है सिफारिश की समिति के द्वारा की गई थी या उससे संबंधित आयोग, ठीक ना, या उससे संबंधित एक्ट या उससे उसके कार्य, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब सारी चीजें। भारत में गैर बैंकिंग कंपनियां, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है, ठीक ना, एनबीएफसी के संदर्भ में सत्य कथन क्या है। सत्य कथन एनबीएफसी के विषय में मैं कल ही बताया, कल वाले वीडियो में, कि यह कंपनी अधिनियम या कंपनी एक्ट 2013 के तहत ये रजिस्टर्ड होती हैं। ये डिमांड ड्राफ्ट नहीं जारी करती हैं, ठीक ना। ये ना तो चेक जारी करती हैं, ना तो क्रेडिट कार्ड जारी करती हैं। ये आपका ना तो मांग जमाएं स्वीकार करती हैं। यही आपका एनबीएफसी है, ठीक है ना, गैर बैंकिंग कंपनियां होती हैं। तो ये बचत खाते की तरह मांग निक्षेप या डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं करती हैं। तो इसको आपको याद रखना चाहिए इतना। फिर भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया था। कब किया था, तो जुलाई 1969 में किया था। दूसरी बार कब हुआ, दूसरी बार तो 6 बैंकों का दूसरी बार हुआ, ये 1980 में हुआ था। इसको भी आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण तो 1 जनवरी 1949 को हुआ, ये आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। एग्जिम बैंक, आईडीबीआई, नाबार्ड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में से भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है क्या, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इतना आपने इसमें जाना। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक एक पूर्ण स्वामित्व वाली समनुसंगी के रूप में स्थापित हुई। ये आरबीआई के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। भारत में भविष्य निधि ये संविदा आधारित बचत होती है, भविष्य निधि। आरबीआई के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप ये बाजार की जो तरलता है वो अपने आप बढ़ जाएगी। अभी हमने बताया कि जो बैंक रेट होती है, बैंक रेट ये आरबीआई तय करती है। इसको जैसे ही हम कम करते हैं तो जायज़ है कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं ये जो है कम रेट पर कुल मिला जुलाकर लोगों को ऋण देंगे, तो बाजार में जो तरलता होगी अपने आप ही बढ़ जाएगी, ठीक है ना। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर, ये देखिए जरा, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है। बैंक दर से अभिप्राय उस दर से है जो आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है, ठीक है ना। क्योंकि आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंकों को जो है ऋण देती है, उसी पर जो है वो क्या लेती है, ऋण जो है लेती है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, नहीं, सभी प्रकार के नोटों को नहीं जारी करता है। एक्चुअली 1 रुपया की जो नोट होती है इसको जो है वित्त मंत्रालय जारी करता है, वित्त मंत्रालय जारी करता है, ठीक है ना। वित्त मंत्रालय जारी करता है। और 1 रुपया की जो नोट होती है इस पर हस्ताक्षर वित्त सचिव का होता है, वित्त सचिव का होता है, ठीक भैया। तो कथन सही नहीं है, क्योंकि जो है 1 रुपया की नोट
हालांकि 1 रुपया से अधिक जो भी नोट होगी वो आरबीआई के द्वारा जारी की जाएगी और गवर्नर का उस पर जो है हस्ताक्षर होगा। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसका? वही तो वित्त मंत्रालय के सचिव का, वित्त सचिव। फिर आरबीआई को करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है 10,000 रुपए तक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए। 115 करोड़। सुनना जरा, ये क्या है? न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई गई थी, न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई गई थी आरबीआई के द्वारा, ये 1957 में अपनाई गई थी, ठीक ना? 1957 में अपनाई गई और कहा गया कि भाई इस कोष में 200 करोड़ रुपया होना चाहिए, मिनिमम 200 करोड़ रुपया होना चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ रुपया इस स्वर्ण के रूप में होना चाहिए और जो 85 करोड़ रुपया होगा यह है विदेशी मुद्रा के रूप में होनी चाहिए, विदेशी मुद्रा के रूप में होनी चाहिए। तो इतना कुछ हमने इसमें जाना, ठीक ना? तो इतना भी आप जानिए कि न्यूनतम कोष प्रणाली जो है वो 1957 में लाई गई थी। 200 करोड़ रुपया इसका जो है एक न्यूनतम कोष था। 115 करोड़ इसमें से जो है स्वर्ण के लिए था, स्वर्ण के रूप में रखना था, और 85 जो करोड़ रुपया है यह विदेशी मुद्रा के रूप में रखना था। आरबीआई फिर देखिए क्या दिया है कि भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली, वही जो 1957 में अपनाई गई। ये आपको इतना हुआ आपका। भारत में सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक ना? इतना आपने इसमें जाना। फिर भारत में भूमि बैंक, भूमि विकास बैंक की स्थापना वर्ष 2020 में हुई थी। यह अवस्थित था झांग, ये पंजाब में। भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है लंबी या दीर्घकालिक अवधि के लिए, ठीक ना? राज्य सहकारी बैंक, ये सहकारी बैंक के बारे में। राज्य सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, प्राथमिक ऋण समितियां तथा भूमि विकास बैंक में से कृषि हेतु दीर्घकालिक ऋण देता है कौन? अभी अभी आपने देखा भूमि विकास बैंक, तो ये जो है दीर्घकालिक ऋण देता है। भूमि विकास बैंक भाग है सहकारी साख संरचना का, सहकारी साख संरचना का भाग है। केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्यक्षेत्र है क्या? जनपद स्तर पर। तो त्रिस्तरीय है सहकारी जो बैंक होते हैं, सुनना जरा, सहकारी बैंक ये त्रिस्तरीय होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। कैसे? तो जो पहला स्तर इनका होता है यह राज्य सहकारी बैंक होते हैं, एक केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं, और एक जो है सहकारी समितियां, प्राथमिक साख समितियां होती हैं। ये 3 होते हैं। तो एक राज्य स्तर पे होता है और केंद्रीय, ध्यान में रखिएगा, ये जो केंद्रीय है ऐसा नहीं है कि केंद्र का होगा, सेंटर का होगा, नहीं। जो केंद्रीय साख समितियां होती हैं यह सहकारी बैंक होते हैं, यह जिला स्तर के होते हैं, ठीक ना? तो वही पूछा है कि केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है ये जनपद स्तर या जिला स्तर। सहकारी साख समितियों का ढांचा है त्रिस्तरीय, तो अभी अभी हमने बताया कि त्रिस्तरीय है ये वाला। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं सदस्यों के द्वारा, ठीक है ना? कई लोग मिलकर सहकारी क्षेत्रों में काम करते हैं। मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना। फिर वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष का हिसाब रखता है, ये नाबार्ड रखता है। नाबार्ड को हमने बताया था भाई, नाबार्ड को बताया था कि 1982 में इसकी स्थापना हुई। इसके लिए शिवरमन समिति लाई जाती है। शिवरमन समिति की सिफारिश के आधार पर 1982 में छठी पंचवर्षीय योजना को भी लेकर पूछा है कि छठी पंचवर्षीय योजना में 1982 में इसकी स्थापना हुई। ये कृषि और ग्रामीण विकास के लिए काम करता है, ठीक ना? और 100 करोड़ रुपया से इसकी जो है स्टार्टिंग हुई थी। इतना कुछ हमने कल वाले वीडियो में भी बताया था। काली मुद्रा, ये ब्लैक मनी होती है, अवैध मुद्रा कहलाती है। यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता है, उसी को ब्लैक मनी कहा जाता है, ठीक ना भैया? फिर भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में सही कथन नहीं है, ये देखिए नहीं पूछा है। तो बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है।
मतलब यही तो सही नहीं है कि ऐसा नहीं कि लोकपाल संस्था के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं वो बाध्यकारी और अंतिम होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक ना। तो वही तो गलत है, ठीक। फिर पंजाब नेशनल बैंक, ये देखिए पंजाब नेशनल बैंक कब स्थापित हुआ? 1995 में। ये पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था, ठीक। में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक कौन है? तो अभी हाल ही में फिर विलय हुआ 2020 में भी, हालांकि पहले जो है न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इसका विलय हो गया था। वर्तमान में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसका विलय हुआ। तो इतना आपने इसमें जाना। फिर भूटान, मलेशिया, मालदीव, सेशेल्स में से वह जिसकी मुद्रा रुपया, तो सेशेल्स है, ठीक ना, इसकी मुद्रा रुपया है। इसके अलावा श्रीलंका की भी है, नेपाल की है, पाकिस्तान की भी है, ठीक ना। बांग्लादेश, तो इसकी मुद्रा टका है, तो आप जानते ही होंगे, टका। चीन की मुद्रा युआन या रेनमिनमी, ये आपको याद रखना चाहिए। फिर मुद्रा से ही कोरिलेट करना है, ठीक है ना। रिंगगिट, ये मलेशिया की है। बाहत, ये आपका थाईलैंड की है। रुपया इंडोनेशिया की है। वान दक्षिण कोरिया की है, ठीक ना भैया। फिर क्या कह रहा है कि मैक्सिको की मुद्रा क्या है? पेसो। ऑस्ट्रिया की क्या है? सिलिंग, वर्तमान में यूरो है। जापान, इसकी एन है। और सऊदी अरेबिया रियाल। तो इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। 2-3 बार अगर आप वीडियो देखेंगे या आपका जो घटना चक्र की जो बुक है उसको 2-3 बार आप पढ़ते हैं तो आसानी से आपका तैयार हो जाएंगे, ठीक ना। फिर भारत में ट्रेजरी जो बिल है, ट्रेजरी बिल, ये बेचे जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये बेचे जाते हैं। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल है, क्रिसिल, केयर, इक्रा, ये सब जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। ये जो है अपनी रिपोर्ट जारी करती हैं और बताती भी हैं सारी चीज़ों को, अर्थव्यवस्था को लेकर, शेयर मार्केट को लेकर और वगैरह चीज़ों को लेकर। पूंजी लाभ से क्या तात्पर्य है? जब किसी वस्तुओं का नेचुरली रूप से दाम बढ़ जाए, ठीक है ना, और उसमें जो है काफ़ी लाभ हो, तो उसी को जो है आपका ये पूंजीगत लाभ कहते हैं, ठीक है ना। तो किसी वस्तु या संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक रूप से वृद्धि होने या उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में होने वाली वृद्धि, यही तो पूंजीगत लाभ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा CRR में वृद्धि, देखिए CRR कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात इसे कहा जाता है कि जब कोई वाणिज्यिक बैंक, जब वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा, वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं, इन वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा कुल जमाओं का कुछ अंश RBI के पास जमा कर दिया जाता है, ठीक ना। इतने समय 4.5% है ACRR, मतलब कि अगर 100 रुपया अगर कुल जमाई माने तो उसमें 4.5 रुपया वो RBI के पास जमा करते हैं। लेकिन कह रहा है, इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर इसको बढ़ा दें तो RBI के पास जायज़ है कि पैसे ज़्यादा जाएंगे। जो रिजर्व है, जो एक निश्चित अनुपात है 100 रुपये में से, वो ज़्यादा जाएगा तो बैंकों के पास पैसे कम होंगे ना, तो ऋण भी कम देंगे जो है, तो ऋण कम देंगे मतलब तरलता कम हो जाएगी, तो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। सामाजिक विकास, हमने बैंकिंग पूरा कंप्लीट कर लिया। अब जो है आपका सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, ये नया चैप्टर है। तो आते हैं, थोड़ा सा 10 मिनट का क्लास होगा, इसको इसी में निपटा लेते हैं, ठीक भाई। आते हैं, देखते हैं सामाजिक विकास की 3 अवस्थाएं का सिद्धांत मूलतया प्रतिपादित किया था तो ए अगस्त काम्टे ने। इसको आप जानिए, 3 अवस्थाओं को इन्होंने बताया। एक को शिशु अवस्था बताया, शिशु अवस्था, एक बाल्य अवस्था इन्होंने बताया, बाल्य अवस्था, और एक बताया इन्होंने किशोर अवस्था, किशोरावस्था, ठीक है ना। 3 अवस्थाओं को इन्होंने बताया। मानव विकास रिपोर्ट, देखिए जब हमने PPT बनवाया तो एक्चुअली जो PPT बनाया गया वो 2020 का बनाया गया, 3-4 दिन पहले, उसी दौरान ये रिपोर्ट आ गई। तो इसको आप 21 कर लीजिए, 2021, ठीक है ना। इसकी रिपोर्ट आ गई है तो उसको हम नया बता देते हैं। और कह रहा कि शीर्ष देश कौन है, तो शीर्ष देश नॉर्वे नहीं है, ठीक है ना। शीर्ष देश नॉर्वे नहीं है, ना तो भारत जो है 131वें स्थान। हम जो है इसको डिस्कस करेंगे, जो मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या रिपोर्ट 2021 को डिस्कस करेंगे। तो 2021 की जो रिपोर्ट जारी की गई, इसमें मैं बताऊं कि स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। इसको आप लोग नोट डाउन करिए, स्विट्जरलैंड ये पहले स्थान पर है। इसके अलावा भारत चौथे स्थान पर है। देखिए 2020 में तो भारत 131वें स्थान पर था और नॉर्वे पहले स्थान। अब नॉर्वे के स्थान पे जो है शिफ्ट हो गया है स्विट्जरलैंड, और नॉर्वे जो है 2nd पोजीशन पर चल गया है, दूसरे स्थान पर।
भारत जो 2020 की रिपोर्ट में 131वें स्थान पर था, अब भारत 132वें स्थान पर आ गया, मतलब कि एक स्थान खिसक गया है भारत, ठीक है ना। इसके अलावा इस रिपोर्ट को आपको बताऊं कि यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगर जीवन प्रत्याशा भारत की बात करें तो जीवन प्रत्याशा इतने समय घट भी गई है, भारत की जीवन प्रत्याशा, यह जीवन प्रत्याशा पूछा गया क्वेश्चन है कि इतने समय 67.2 हो गई है, 67.67.2 इतने समय जीवन प्रत्याशा भारत की है। और भारत में कुल एचडीआई का अगर मान पूछे, एचडीआई का मान इस नए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार तो वह 0.633 है, ठीक ना। तो इतना कुछ हमने इसमें जाना। 191 देशों ने टोटल भाग लिया है इसमें, 191 देशों ने भाग लिया, तो इतना कुछ हमने इसमें जाना। विकास के मापक का सही प्रस्तावित क्रम क्या है? तो पहले प्रति व्यक्ति आय, फिर उसके बाद फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, फिर उसके बाद एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सामाजिक विकास की संरचना के मुख्य लक्षण क्या है? तो एक तो ग्रामीण जो जनसंख्या है, विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति, लिंगानुपात, यही तो जो है सामाजिक संरचना का प्रमुख लक्षण होता है ना, ठीक ना। गांव वगैरह में आप देखेंगे तो यही सारी चीजें दिखाई देंगी आपको, तो यही तो जो है सोशल स्ट्रक्चर का एक प्रमुख जो है लक्षण दिखाई पड़ता है। भारत में मानव विकास प्रतिवेदन का प्रकाशन सर्वप्रथम किया गया था, ये मध्य प्रदेश ने किया था। प्रथम भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई और अमर्त्य सेन जो अर्थशास्त्री हैं, दिल्ली में इसका विमोचन करवाया, ये मध्य प्रदेश ही है, उसी की बात कर रहा है। फिर मानव विकास का एक संयुक्त सूचकांक, ये जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, इतने चीजों को इसमें शामिल किया जाता है संयुक्त रूप से, फिर भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव, सैंपल विलेज के लिए देता है आधारित संरचना, सुख साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक, ये सब सारी चीजें आपको इसमें जाननी है। फिर मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल, अब देखिए एक क्वेश्चन अप्रासंगिक है, ठीक ना, तो इसको ना ही तैयार करिए तो ठीक है। फिर संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक विकसित किया गया, ये आपको याद रखना चाहिए, महबूब उल हक के द्वारा, ठीक है ना। फिर विकास के मानवीय पक्ष पर सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया गया इस संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा। तो यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बनता है, ये 10 प्रत्ययों पर या इंडिकेटर्स पर 10 जो है सेगमेंट इसमें लिए जाते हैं, ठीक ना। इसको जो है यूएनडीपी जारी करता है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। अगर राष्ट्रीय स्तर पर पूछे कि राष्ट्रीय बहुआयामी मतलब कि मल्टीपल जो पॉवर्टी इंडेक्स है एमपीआई, उसको कौन जारी करता है? तो यह नीति आयोग जारी करता है। अच्छा, ये जो यूएनडीपी के द्वारा लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, इसमें भारत का 109 देशों में 66वां स्थान है, इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास सूचकांक, इसमें जो है सामाजिक असमानता ये शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है ना। मानव निर्धनता सूचकांक मानव विकास की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया 1997 में, ठीक ना। सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना भूटान ने जो है सकल राष्ट्रीय सुख को इसको प्रगति का सूचक चुना। दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपने नागरिकों की कुशल क्षेम को सूचकांक के रूप में माना, ये भूटान है, ठीक है ना। शिक्षा का अधिकार, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार, भोजन का अधिकार, मानव के अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, ये सभी आते हैं, मानव का अधिकार होना चाहिए, ठीक है ना। हरित सूचकांक जो ग्रीन इंडेक्स है, ये विश्व बैंक के जो है पर्यावरणीय सामाजिक सुस्थिर विकास प्रभाग के द्वारा जारी किया जाता है। शिक्षा, चिकित्सा देखभाल, प्रशिक्षण, सिंचाई में से मानव पूंजी निर्माण का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालता। ये कौन नहीं डालता? सिंचाई। देखिए मानव पूंजी क्या है? मानव पूंजी एक स्वास्थ्य से रिलेट है, शिक्षा है,
जीवन प्रत्याशा है, ए जीवन प्रत्याशा है, ये सब सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। तो सिंचाई से विशेष रिलेट नहीं करता। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल हम लोग किसी नए टॉपिक, किसी नए एनर्जी के साथ, नए ऊर्जा, नए उत्साह के साथ मिलते हैं। और आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप लोग कमेंट करें थोड़ा सा कि आपकी चाह क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम कोई और टॉपिक लेकर आएँ। थैंक यू सो मच।